बचपन में आइंस्टाइन सोचता था कि अगर वो एक रोशनी की किरण पर बैठे तो उसे दुनिया में क्या नज़र आएगा। 1905 में आइंस्टाइन ने अपने 4 रिसर्च पेपर पब्लिश किए। ये वो पेपर्स थे जिन्होंने मॉडर्न साइंस और स्पेशली मॉडर्न फिज़िक्स की बुनियाद रखी। इन पेपर्स ने दुनिया को ऐसे कॉन्सेप्ट्स दिए जो वो पहले नहीं जानते थे। आइंस्टाइन ने हमें बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एग्जिस्ट करता है। लाइट फोटॉन से बनी होती है जो छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट होते हैं, और जब ये फोटॉन किसी भी मेटल से टकराते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके उस मेटल से एस्केप करते हैं। आइंस्टाइन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। आइंस्टाइन ने हमें बताया कि ब्राउनियन मोशन क्या होता है। इससे पहले मिस्टर ब्राउन ने हमें ये बताया था कि जब भी आप डस्ट पार्टिकल्स को देखें जो हवा में मूव कर रहे हैं, या आप डस्ट पार्टिकल्स को देखें जो पानी में मूव कर रहे हैं, उनका मोशन रैंडम होता है। इसका मतलब ये है कि पानी में बहुत छोटे छोटे लिविंग थिंग्स होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते, और इसी तरीके से हवा में भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नज़र नहीं आती और डस्ट पार्टिकल को मूव करवाती हैं। आइंस्टाइन ने हमें एटम का कॉन्सेप्ट दिया। आइंस्टाइन ने बताया कि जिन छोटी चीज़ों की बात हो रही है जो हवा में डस्ट पार्टिकल्स से टकराते हैं और वो मूव करते हैं, वो पार्टिकल्स एटम्स हैं। आइंस्टाइन ने मुझे भी बताया कि हमें एटम्स तो नज़र नहीं आते, पर जब वो डस्ट पार्टिकल के मोशन को देखते हैं तो उन्हें एहसास हो जाता है कि इनसे मुसलसल बहुत छोटे छोटे टाइनी ऑब्जेक्ट्स टकरा रहे हैं। आइंस्टाइन ने ब्राउनियन मोशन की कैलकुलेशंस भी की और हमें डिफ्यूजन का मैकेनिज़्म भी बताया, और साथ साथ हमें एटम की साख्त और उसके साइज़ के बारे में बताया। E=mc², हम सब जानते हैं। ये 1 इंच की इक्वेशन है जिसमें पूरी यूनिवर्स की साइंस मौजूद है। यानी एनर्जी बराबर है मास इनटू लाइट की स्पीड के स्क्वायर। ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये इक्वेशन हमें ये भी बताती है कि अगर बहुत थोड़े मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट करें तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी बनेगी। उसकी वजह ये है कि c² यानी स्पीड ऑफ लाइट, और फिर उसका भी स्क्वायर उस मास से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि बहुत कम मास को बहुत ज़्यादा एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। न्यूटन ने हमें बताया कि टाइम एब्सोल्यूट है। यूनिवर्स में एक ही क्लॉक है। हर इवेंट एक ही वक्त पर अकर कर रहा है मुख्तलिफ गैलेक्सीज में, मुख्तलिफ प्लैनेट्स पे, तो टाइम हर जगह का सिंक्रोनाइज्ड है। आइंस्टाइन इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं करता। आइंस्टाइन ने हमें बताया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 किस्म के होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होते हैं जो या तो वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं या रेस्ट पे हैं। यानी अगर एक गाड़ी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और अगर वो खड़ी हुई है तो वो भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि वो एक्सेलरेट नहीं कर रही। अगर वो एक्सेलरेट कर रही है तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो आइंस्टाइन ने हमें ये बताया कि अगर ये 2 ट्रेन्स डिफरेंट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हैं तो इनमें क्लॉक जो है, टाइम जो है, वो डिफरेंट होगा। और उसके साथ साथ ये जो तीसरा क्लॉक है जो कि स्टेशन पर लगा हुआ, जो कि रेस्ट हालत में है, यहाँ पर टाइम डिफरेंट होगा। टाइम रिलेटिव है। अगर ये ट्रेन स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करें तो ये टाइम का फ़र्क जो है आपको बहुत ज़्यादा वाज़ेह तौर पे महसूस होगा, पर क्योंकि इन दोनों ट्रेन की स्पीड में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता और ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव नहीं करते, तो जो टाइम का फ़र्क होता है वो इतना छोटा होता है, वो सेकंड का इतना छोटा हिस्सा होता है कि हम उसको महसूस नहीं कर सकते। पर टाइम रिलेटिव है, और टाइम डिपेंड करता है कि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितनी स्पीड से मूव कर रहा है। अगर आप एक रॉकेट को देखें, ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये बहुत स्पीड से मूव कर रहा है, तो इसका क्लॉक जो है वो स्लो हो जाएगा। आइंस्टाइन का ये कहना था कि इसमें टाइम स्लो हो जाएगा, और अगर एक ऑब्जर्वर जो कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बाहर है, जिस तरह के आइंस्टाइन खुद खड़ा देख रहा है, तो उसको नज़र आएगा कि इसके अंदर जो भी काम हो रहे हैं वो उसको स्लो मोशन की शक्ल में नज़र आएंगे। जैसे कि ये बिल्ली बाल सुखा रही है तो उससे लगेगा कि वो स्लो मोशन में मूव कर रही है, पर उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर लोग जो हैं उनको
टाइम में स्लोनेस जो है वो महसूस नहीं होगी। उनको यही लगेगा कि टाइम बिल्कुल उसी तरीके से गुजर रहा है जैसे कि वो ज़मीन पर वक्त गुजारते थे, क्योंकि उनके बॉडी के सिग्नल्स, उनकी ब्रेन की प्रोसेसिंग, हर चीज़ स्लो हो गई है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो ऑब्जर्वर मौजूद है उसको टाइम की स्लोनेस का मालूम नहीं होता, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बाहर जो है उनको पता चलता है कि टाइम रिलेटिव है। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने हमें ये बताया कि अगर आपके ऑब्जर्वर डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं तो वो एक ही इवेंट को मुख्तलिफ वक्त में देखेंगे, साइमल्टेनियसली नहीं देखेंगे। इसलिए दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम कहें कि ये साइमल्टेनियस हर जगह पर एक जैसी हुई। हर जगह पर इवेंट्स रिलेटिव हैं। इसी तरीके से आइंस्टाइन ने हमें बताया कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि टाइम भी रिलेटिव है। और उसके साथ आइंस्टाइन ने ये भी बताया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस मोशन में है और ये मोशन रिलेटिव है। अगर हम ज़मीन के ऊपर खड़े हैं तो हमें लगेगा ज़मीन रेस्ट पर है, पर अगर हम सूरज पे खड़े होकर ज़मीन को देखें तो हमें लगेगा ज़मीन मोशन में है। तो मोशन जो है वो रिलेटिव है। अब हम इसी चीज़ को कि टाइम जो है वो किस तरीके से रिलेटिव है एक और तरीके से देखते हैं। K2 इस वक्त ओरिजिन पे खड़ा है एक ग्राफ के, जिसके हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम है और वर्टिकल एक्सिस पे स्पेस है। K2 स्पेस टाइम में मूव करता है। अगर आप देखें तो उसने टाइम जो है उसमें इतना मूव किया और स्पेस में इतना मूव किया। अगर मैं इसको आसान तरीके से कहूँ तो K2 स्पेस यानी उसकी डिस्प्लेसमेंट इतनी हुई और इतने वक्त में हुई, टाइम इतना गुजरा। अब अगर K2 एक और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठता है और इस तरीके से मूव करता है तो अब आप देखें कि उसकी डिस्प्लेसमेंट कम हुई, यानी अब वो जिस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा उसकी स्पीड कम है और टाइम जो है वो ज़्यादा गुजर गया, ज़्यादा तेज़ी से गुजरा। टाइम ज़्यादा गुजरा इसका मतलब टाइम तेज़ी से गुजरा और K2 ने जो डिस्टेंस या K2 की जो स्पीड थी वो कम थी। तो जब उसकी स्पीड कम हुई तो टाइम तेज़ी से गुजरा। अब आप देखें कि K2 जो है वो एक और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा, वो गाड़ी में बैठ गया सपोज, तो अब उसकी स्पीड बहुत ही स्लो थी पर टाइम जो है वो बहुत तेज़ी से गुजरा। तो जो उसकी स्पीड कम हो रही है टाइम तेज़ी से गुजर रहा है। और अगर हम रिवर्स में देखें इस चीज़ को तो अगर K2 एक ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठेगा जो बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है, स्पेस में बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है, तो अब क्या हुआ, टाइम बहुत कम गुजरा, टाइम स्लो हो गया। वो उसने बड़ी तेज़ी से मूव किया और टाइम स्लो हो गया, बहुत कम गुजरा है। इसी तरीके से वो एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा जो उससे भी तेज़ी से गुजरा। तो जब वो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा जो बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा है तो टाइम बहुत स्लो मूव कर रहा है। अब देखिए बिल्कुल थोड़ा सा टाइम गुजरा और वो बहुत ज़्यादा दूर पहुंच गया। अगर K2 एक ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठे उस स्पीड से मूव कर रहा है जिससे लाइट मूव करती है तो टाइम बिल्कुल रुक जाएगा, ज़ीरो टाइम बिल्कुल रुक जाएगा। और अगर वो एक ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठे, एक ऐसे रॉकेट में बैठे जो कि स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज़ी से मूव कर सकता है, यानी वो इस तरफ को भी जा सकता है, तो क्या होगा, हम नेगेटिव टाइम की तरफ भी जा सकते हैं, यानी हम माजी में भी जा सकते हैं अगर हम एक ऐसे रॉकेट में बैठे हैं जो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज़ से मूव कर सके। तो आपने देखा कि जैसे स्पीड बढ़ती है टाइम स्लो होता है और जैसे जैसे स्पीड कम होती है टाइम जो है वो तेज़ी से गुजरता है। तो टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, टाइम रिलेटिव है। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, अब आप देखें कि अगर सपोज़ आप एक रॉकेट ज़मीन पर खड़ा है और आप देख रहे हैं कि उसकी स्पीड जो है वो बहुत ही कम है, वो मूव तो करता है पर स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल नहीं है, बहुत ही कम स्पीड है उसकी, तो उसकी लेंथ आपको ऊपर नज़र आ रही है। अब हम अज्यूम करते हैं कि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो 0.866% यानी स्पीड ऑफ लाइट के 86% तेज़ी से मूव करता है, तो उसकी जो लेंथ है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। ये आइंस्टाइन ने हमें बताया। जो बीच में बैठे लोग हैं उन्हें ये मालूम नहीं होगा क्योंकि वो भी छोटे हो गए, हर चीज़ उसी तनासुब से छोटी हो गई है, इसलिए उनको ये महसूस नहीं होगा कि हर चीज़ जो है उसकी लेंथ छोटी होगी। अगर वो और ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट के करीब हो जाए यानी 99%, तो उसकी लेंथ और कम हो जाएगी। इसी तरीके से अगर वो स्पीड ऑफ लाइट के बिल्कुल करीब पहुंच जाए तो उसकी लेंथ ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगी। इसे हम
लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ये भी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक हिस्सा है। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक नॉन ज़ीरो मास की ऑब्जेक्ट है और वो मूव कर रहा है, हम यहाँ ज्यूम करते हैं कि वो मूव कर रहा है और उसकी स्पीड जो है वो लाइट की स्पीड से बहुत कम है, तो उसका मास जो है वो कांस्टेंट रहेगा। पर जैसे जैसे वो स्पीड ऑफ लाइट के पास जाता जाएगा उसका मास, ये देखिए यहाँ पर मास बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। 0.6 पे थोड़ा सा और बढ़ गया, 0.8 पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो उसका मास बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जब वो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करेगा तो उसका मास इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, यानी उसका मास बेतहाशा बढ़ जाएगा। और ये भी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक हिस्सा है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, यानी कि अगर ये गाड़ी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है या ये रेस्ट हालत में खड़ी है, तब भी ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जितने भी अजम्पशंस हैं वो सारी की सारी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए बनाई गई थी। पर अब आइंस्टाइन कुछ और ज़्यादा सोच रहा था। आइंस्टाइन चाह रहा था कि अपनी इन इक्वेशंस में वो ग्रेविटी और एक्सेलरेशन को भी लेके आए, और ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें जो एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इस थ्योरी का उसने नाम रखा जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, यानी ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि एक्सेलरेट कर रहे हैं, यानी उनकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, उनकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। और उसमें ये सारी की सारी पोस्टुलेट्स, ये सारी की सारी अजम्पशंस कैसे काम करेंगी, अब आइंस्टाइन के सामने ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो उसने पूरा किया, जिसका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी।